नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार को दिल्ली जा सकते हैं। इस दौरान दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि उनके इस दौरे के पीछे वजह है कुछ बीजेपी नेताओं को दायित्व दी जा सकती है। वरिष्ठ नेताओं को दायित्व देने के पक्ष में बीजेपी का संगठन खड़ा नजर आ रहा है। इसके लिए बाकायदा शासन से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है और अफसरों को 15 जून तक का वक्त दिया गया है। तो जो खाली पड़े पद हैं, उन पदों पर पार्टी के वरिष्ठ लोगों की तैनाती होगी। इसको लेकर बाकायदा ब्यौरा मांगा गया है कि कहां कौन से पद खाली हैं और मुख्यमंत्री जब दिल्ली के दौरे पर होंगे तो उस पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो रविवार के दिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर आ सकते हैं और इस दौरान संभवतः जो खाली पड़े पद हैं, उन पदों को भरने को लेकर बातचीत हो सकती है। शासन से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है और किस पद पर किसकी तैनाती करनी है, किसकी नियुक्ति करनी है, उसको लेकर दिल्ली में चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। फिलहाल अगर संगठन की बात करें तो संगठन इस बात से इत्तेफाक रखता है कि वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी जाएं। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, चुनावी साल की शुरुआत हो गई है। चुनाव का ऐलान इस महीने, इस साल के आखिर तक में होगा, तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड चुनाव के मोड पर आ चुका है। अमूमन देखा यह जाता है कि चुनाव के साल में जितने भी खाली पद होते हैं, उन तमाम पदों को भरने की कोशिश होती है और कोशिश ये होती है कि जो नाराजगी है, जो लोग नाराज हैं, उनको ऑबलाइज करके उनको पार्टी के हित में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से पद खाली हैं जिस पर बात हो सकती है? त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद 3 माह का समय बीती 10 जून को पूरा हो चुका है। कल जो भाजपा प्रदेश कार्य में जो बैठक हुई, इसमें यह तय किया गया कि जो पार्टी के रिक्त पद हैं, दायित्वों को लेकर भी कुछ चर्चा मंथन हो। कुछ नाम ऐसे प्रमुख बड़े नाम थे जो कल की बैठक में चर्चा में आए हैं। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बीते 2-3 दिन से प्रस्तावित था, चर्चाओं में था। आज इस पर काफी हद तक मंथन कर लिया गया है। माना यह जा रहा है सीएम कल सुबह 10 बजे दिल्ली निकल सकते हैं। हालांकि आधिकारिक अभी जो ऐलान है, जो आधिकारिक कार्यक्रम है, वो आना बाकी है। मसलन मुख्यमंत्री कितने बजे निकलेंगे, किन किन से मुलाकात संभव है और वो वापस कब और कैसे आ रहे हैं, जानकारी के मुताबिक वो स्टेट प्लेन से रवाना होंगे। हालांकि शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। देखिए, पार्टी के सामने समस्या ये है कि एक और तो 4 साल के कार्यकाल का वो बखान करती है, दूसरी ओर उसे जनता में जवाब ये देना है कि अगर 4 साल का कार्यकाल बेहतर था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों हटाए गए, तीरथ सिंह रावत क्यों लाए गए। दूसरी बात, तीरथ सिंह रावत जब आए उस वक्त उनके सामने कुंभ मेला चुनौती था, जिसमें कोविड फैलने को लेकर तमाम आरोप लगे कि सरकार लापरवाह रही। तो राज्य में कोविड में सरकार फंसी रही। सरकार को एक बहुत बड़ा फेरबदल ब्यूरोक्रेसी स्तर पे करना है, जिसका अभी तक इंतजार हो रहा है। लोग इसको बड़े निराशा की नजरों से देख रहे हैं कि अभी तक कोई चेंजेस बड़े नहीं हो रहे हैं। बड़े जिलों में डीएम कप्तान स्तर पर कोई फेरबदल नहीं है, जबकि विधायक मंत्री बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री से जाके मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली थी तो दायित्वधारी हटा दिए गए थे। नए में संगठन के पुराने निष्ठावान लोगों को मौका मिलना है, इतना तो तय है। और सरकार की इस बात पर भी निगाह है कि यदि वो किसी को समय दे रही है किसी दायित्व में, तो उसे इतना वक्त भी मिले कि वो कुछ काम कर सके और जनता में एक संदेश जा सके। तो ये सारी वो चीजें जिस पर एक्साइज होनी है, दिल्ली में फाइनल होनी है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है ये 2 दिन का हो सकता है। तो संगठन के साथ ही प्रदेश के कुछ बड़े विकास कार्यों पर भी सहमति ला सकते हैं। जैसे पिछली मुलाकात में नितिन गडकरी से मुलाकात के ठीक अगले दिन मसूरी में 700 करोड़ रुपए के एक महत्वपूर्ण टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री यदि रवाना होते हैं दिल्ली तो वो पार्टी, संगठन और राज्य की नई योजनाओं दोनों लिहाज से बेहद अहम होगा। और इसमें क्या कोई नाम चल रहे हैं देहरादून में कि किन किन नामों, कौन कौन से नाम किस पद के लिए आगे चल रहे हैं? और अगर ऐसी बात चल रही है अंदर खाने, तो इसको लेकर तो लॉबिंग भी शुरू हो गई होगी।
देखिए, दो बातें हैं। भाजपा संगठन में अक्सर सुनते हैं एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला होता है। यदि कोई व्यक्ति विधायक है तो वो विधायक पार्टी के ही टिकट पर है। यदि वो विधायक नहीं है, चुनाव हार गया, तो उसे पार्टी में दायित्व मिलेगा या संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलेगी। जहां तक नामों की बात करें तो पहाड़ में कई पुराने कार्यकर्ताओं के नामों पर चर्चा हुई है, जिसको लेकर संगठन भी सहमत है कि उसे चुनाव मोड पे जाना है। तो इन कार्यकर्ताओं को आगे करना होगा बहुत जल्दी, ताकि वो लोगों में अभी से पहुंचना शुरू करें। चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है। इससे पहले मुख्यमंत्री को अपने भी चुनाव में जो उपचुनाव होना है उसमें जाना है। अभी तक जो चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री के सीट के लिए, उसमें नंबर 1 पर गंगोत्री, नंबर 2 पर यमकेश्वर सीट को बताया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री को खुद भी चुनाव जीत कर आना है, पार्टी के लिए भी मैदान तैयार करना है, संगठन को साथ लेकर चलना है, दिल्ली संघ, दिल्ली पार्टी वाला कमान को भी एक प्रकार से लाइनअप, एक लूप में रखना है, ताकि सब कुछ सबकी सहमति से हो। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है दिल्ली दौरा सीएम का। जहां तक प्रमुख नामों की बात करें तो कई ऐसी नाम है जो चर्चाओं में है, लेकिन अभी तक किसी के नाम पर जब तक अंतिम मोहर नहीं लगती तब तक शायद कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी प्राथमिकता दे रही है। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। उत्तराखंड में कोविड के एक्टिव केस अब कम होते नजर आ रहे हैं। इसके बाद राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को आगामी चुनाव के दृष्टिगत और धार दी जा रही है। इसलिए सबसे पहले ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। पार्टी कार्यकर्ता उन मृतकों के घर जाकर सांत्वना देंगे। आपको बता दें कि पार्टी 19 जून को प्रदेश कार्य समिति का आयोजन करेगी, जिसमें आगे के एजेंडे को तय किया जाना है। साथ ही पार्टी दफ्तर में बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह जानकारी दी है। आज जो संगठन के अगले हमें कुछ काम संगठन के द्वारा जैसे जैसे अनलॉक होगा, ऐसे ऐसे हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। उन सब पर हमारी विस्तृत रूप से संगठन और सरकार में वापस में बैठ के बातचीत हुई है। जैसा हमें जो कोरोना वॉरियर उनका सम्मान करना है, इसके लिए हम एक पखवाड़े का अभियान लेंगे जैसे जैसे छूट होगी। इसी प्रकार से दूसरा भी हम लोग एक अभियान हम लोग लेंगे कि जो हमारे ऐसे परिवार के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके घर जाना, सांत्वना देनी, इस प्रकार का एक अभियान भी हम लोग लेंगे। इससे अलग हमारे जो अगले कार्यक्रम होने कुछ दिनों के लिए, उन पर भी हमारी चर्चा हुई है, हमारी कार्य समिति होगी। उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा किए गए सबसे बड़े साइबर ठगी के पावर ऐप खुलासे के मामले में एक और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रकाश बैरागी की हुई है। जांच में पता चला कि प्रकाश का खाता 3 महीने पहले खुला था, जबकि खाते से 3 महीने में 70 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक में 50,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर पैनी निगाह होती है, फिर एक खाते से इतनी बड़ी रकम का लेन देन कैसे होता रहा। एडीजी प्रशासन अभिनव कुमार ने इस तथ्य को स्वीकारा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी जांच जारी है, सीधे बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार अभी नहीं ठहराया जा सकता। जांच में और फैक्ट सामने आएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इस स्टेज पर ये कहना कठिन होगा स्पष्ट रूप से कि किस तरीके से क्या किसी इसमें बैंक की मिलीभगत है या लापरवाही है, या इन लोगों ने ही उसको इतना क्लेवरली ट्रांजैक्शंस को डिस्गाइज किया कि बैंक्स को वो रूटीन ट्रांजैक्शन लगे। तो अभी इस स्टेज पे अर्ली स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। इस समय बैंक्स की कैपेबिलिटी के जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेपाली फार्म के पास टोल प्लाजा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को घेरने का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस ने स्पीकर को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ तहरीर देकर गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। तहरीर में कहा गया है कि स्पीकर ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए रायवाला के एक रिजॉर्ट में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली, जिसके बाद से ही क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ने लगा। जिसके जिम्मेदार स्पीकर हैं,
वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के इस कदम को लाश पर राजनीति करना बताया है। अभी वरिष्ठ कांग्रेस जनरल द्वारा कोतवाली में आके एक तहरीर रिसीव कराई है, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि कोविड नियमों को ताक पे रख के जो है कार्यक्रम हुए हैं। इस संबंध में उनकी रिसीविंग इनको दे दी गई है और इस संबंध में जांच की जाएगी। जो भी चीज़ निकल गई उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई। इस बार पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश सबसे अग्रिम विधानसभा रही जिसमें कोरोना के लोगों को चाहे कोरोना से पीड़ित रहे चाहे कोरोना से मृत हुए हैं, तो उसमें उसको देखते हुए क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र के विधायक लगातार कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। 6 अप्रैल को 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत हजारों लोगों को एक रिसोर्ट में इकट्ठा किया गया, जबकि साफ साफ गाइडलाइन थी कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एक और नरेंद्र मोदी जी कोविड की गाइडलाइन के पालन करने की बात करते हैं, दूसरी ओर उन्हीं के विधानसभा के अध्यक्ष लगातार कोविड नियमों का। तेज बारिश से नरकोटा में भारी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में मलबा घुस गया। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देर रात से बाधित चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से सटे बछड़स्यू क्षेत्र के नरकोटा गांव में काफी नुकसान हुआ है और घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हाईवे को खोलने का काम इस वक्त जारी है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान के आकलन के लिए राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। देहरादून में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में आंधी तूफान के कारण पेड़ टूटकर गिर गए। विद्युत आपूर्ति भी इससे इलाके में प्रभावित हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं देहरादून की, जहां पर आंधी तूफान के बाद कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। इससे कई जगहों पर लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। आंधी तूफान के कारण देहरादून के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। और क्यों हुई है देखिए, पूरी तरह बिजली के जो तार हैं वो सड़कों पर गिरे हुए हैं। मानसून सीजन से पहले टिहरी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी ईवा आशीष का कहना है कि कई राउंड बैठक हो चुकी है और अफसरों को आपात स्थिति से पूरी सजगता के साथ निपटने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्लाइड जोन में जेसीबी तैनात रहेंगी। अब मॉनसून को लेकर के जो हमारा ऑफिशियली आपदा सीजन नोटिफाइड रहता है, तो उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। कई राउंड इसकी बैठकें भी हो गई हैं। जिस जगह पर जेसीबी तैनात होनी है वो सब सारे कार्य हो गए हैं। बोर्ड लगने का काम, ऑल्टरनेट रूट डिसाइड होने का काम, जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, तो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा बिजली विभाग, विद्युत विभाग और जितने भी अन्य विभाग हैं जिनके द्वारा तैयारियाँ की जाती हैं, तो वो सब भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। इनफैक्ट जैसे आपदा में कई बार अभी चूँकि वो भी आपका सिंचाई का भी सीज़न ये रहता है, मतलब इसमें रोपाई करते हैं लोग, तो उसमें कई बार नहरें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उसमें मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा अनटाइड फंड की मांग की गई थी कि लोग आज के डेट में कोविड की वजह से सक्षम नहीं है देने को, तो उनको अनटाइड फंड की राशि भी रिलीज़ कर दी गई है, जिससे कि लोगों को कोई कहीं पर असुविधा ना हो और कहीं पर अगर ध्वस्त भी होती है गूल वगैरह, तो HDPE पाइप वगैरह से वहाँ पर वो दे सके सिंचाई। तो इस तरीके से जनपद में एक्स्ट्रा भी जो हम लोग काफ़ी स्टेप्स ले चुके हैं, जिससे कि लोगों को कठिनाई ना आए। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 341 जांबाज युवा अफसर मिल गए हैं। इस दौरान मित्र देशों के 84 कैडेट्स भी पास आउट होकर अफसर बने हैं। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ
लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। आईएमए के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ लेने के बाद सभी 341 कैडेट्स भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। मुकेश कुमार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला, जबकि दीपक सिंह को गोल्ड, मुकेश कुमार को सिल्वर और लवनीत सिंह को कांस्य पदक से नवाजा गया। दक्ष कुमार पंत ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। आपको बता दें कि पासिंग आउट परेड के बाद उत्तराखंड के 37, यूपी के 66 और हरियाणा के 38 कैडेट्स पास आउट होकर भारतीय सेना में ऑफिसर बने हैं। पासिंग आउट परेड को देखने के लिए एकेडमी के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। आसपास ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया था। हल्द्वानी में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसटीएच में पुराना ऑक्सीजन प्लांट लगाने के मामले में प्लांट लगाने वाली फर्म पर मुकदमा दर्ज होगा। सांसद अजय भट्ट ने जिलाधिकारी को इसके आदेश दिए हैं। 65 लाख की लागत से यह प्लांट लगाया गया था। सुशीला तिवारी अस्पताल में यह पुराना प्लांट लगाया गया था। कार्यदायी संस्था ने भी इसमें बड़ा गोलमाल किया है। हालांकि इस मामले में जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय भट्ट, उन्होंने जिलाधिकारी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। तो जब मैं देखने गया तो अच्छा चमचमाता हुआ रंग चूना ठीक ठाक लगा था उस पर, और उसी दिन मैंने दूसरा वाला भी देखा जो डीआरडीओ ने बनाया था, वो भी ठीक ठाक बना था, क्योंकि दूसरे दिन उद्घाटन होना था डीआरडीओ के हॉस्पिटल का। बाद में पता लगा कि वो पुराना था, तो लगाने वाले ने पुराना क्यों लगाया, और वो चाहता था कि मैं नए की तरह से इसकी कॉस्ट लूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब पता लगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच करी तो उसे पुराना पाया गया, और पुराना पाए जाने के बाद अब उसके लिए नए लाने। हल्द्वानी में नैनीताल और उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने जमरानी बांध को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में जमरानी बांध के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि जमरानी बांध राज्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस बांध के बन जाने से पानी की किल्लत दूर होगी और सिंचाई के लिए पानी की कभी कमी नहीं होगी। बांध के बनने से लोगों को पानी की किल्लत से निजात और सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिल पाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि योजना जल्दी से शुरू हो। कोविड के कारण काम में थोड़ी धीमी गति आई थी, लेकिन गति को बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जल्दी ही बांध का काम शुरू हो जाएगा। जमरानी बांध हम सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। इसके लिए लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर कैशमेंट एरिया ट्रीटमेंट का पैसा आज नहीं, कम से कम 1.5 साल पहले यहाँ पर रिलीज भी हो गया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई है कि हम किस तरह से अपने गाँव को पुनर्वासित करें। उसके लिए करीब 5 जगहों पर ज़मीनें भी देख ली गई हैं। अभी कहीं पर गांव को पसंद नहीं आती है, कहीं लोगों को नहीं आती है। एक चेक इतना बड़ा कहीं नहीं मिल पा रहा है कि जिसमें सब के सब लोगों को पुनर्वासित करें। हमने ये भी कहा है 2-2, 3-3 गांव करके भी पुनर्वासित हो सकते हो थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।